विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ गुले तो जी ललचाए। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ गुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी। विमल में गुलिस्तां नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस एक्ट्रेस की जो हिंदी सिनेमा की स्टार तो हैं लेकिन हिंदी बोलने से उन्हें ऐतराज है। मुंबई में 5 अगस्त को महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2025 के मंच पर काजोल सम्मानित हुई। मंच पर मराठी में बोली, अंग्रेजी में जवाब दिए, लेकिन जैसे ही एक रिपोर्टर ने उनसे हिंदी में बयान देने की रिक्वेस्ट की, काजोल भड़क गई। कैमरे पर तीखे लहजे में बोली कि अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। अब सवाल यही है कि क्या एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्टार के लिए हिंदी बोलना इतना बड़ा बोझ है? काजोल का ये रुख अब वायरल है और जनता के सवाल भी तीखे हैं कि जिसका एक्टिंग करियर हिंदी सिनेमा से चमका, आज उसी भाषा से उसे परहेज क्यों? खबर के इस पहलू पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर, ट्रंप की टैरिफ चाल के बीच भारत की मजबूत रणनीतिक प्रतिक्रिया की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश दे दिया है, यानी अब कुल 50% टैरिफ। ट्रंप की ये रेसिप्रोकल नहीं, रिवेंज पॉलिसी है और भारत इसका सीधा, मजबूत और दो टूक जवाब दे रहा है। अमेरिका को लगता है कि टैरिफ की मार से भारत नीतियां बदल देगा, लेकिन अब जवाब आया है, वो भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी से, कि जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, लेकिन किसानों और गरीबों के हितों पर समझौता नहीं होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस आत्मनिर्भर भारत की हुंकार है जो अब किसी भी वैश्विक महाशक्ति के आगे न झुकता है न रुकता है। कैसे भारत ने ट्रंप को समझाया है कि भारत मोल भाव से नहीं, नीति और सम्मान से चलता है, आपको बताएंगे। तीसरी खबर धराली से, जहां पहाड़ों में मौत और उम्मीद की जंग चल रही है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद हालात खराब हैं, गांव उजड़ गए, रास्ते धंस गए, कई जिंदगियां मलबे में दब गई। लेकिन सबसे बड़ी जंग अब भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जंग। सभी एजेंसियां मोर्चे पर हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, ग्राउंड से राहत, हर दिशा से कैसे कोशिश की जा रही है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश में सामने आए लव जिहाद के मामले, यूपी में पीडीए पाठशाला पर हो रही बयानबाजी, सभी खबरों की होगी। लेकिन सबसे पहले बात काजोल की, हिंदी से एलर्जी की बात करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी से बहुत समस्या हो गई है काजोल को। वही काजोल जिनकी तमाम फिल्में आपने देखी होगी। सवाल उस सोच पर करने जा रहे हैं आज सबसे पहले जो देश की अखंडता को खंड करने वाला विचार रखती है। आज हम सबसे पहले देश की सबसे जानी मानी अभिनेत्री काजोल से सवाल पूछना चाहते हैं। काजोल, आप मराठी बोलती हैं, बहुत अच्छी बात है। काजोल, आप हिंदी में फिल्में करती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपसे कोई रिपोर्टर हिंदी में जवाब देने के लिए कहता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? तब आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे बदल क्यों जाते हैं? एक सवाल का जवाब आपको देना होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये रिएक्शन दिखाते हैं जो काजोल ने दिया। देखिए। अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। महाराष्ट्रामध्ये कधी मराठी चित्रपटामध्ये काम करावं याबद्दल तुझं एकूणच काय मत आहे? मी डेफिनेटली करेन। अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। महाराष्ट्रामध्ये कधी मराठी चित्रपटामध्ये काम करावं याबद्दल तुझं एकूणच काय मत आहे? मी डेफिनेटली करेन। अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। महाराष्ट्रामध्ये तो आप सुन रहे हैं, काजोल कह रही हैं कि अब मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है समझ ले। दरअसल वो एक हिंदी भाषी पत्रकार था जो अपना सवाल पूछ रहा था अपनी हिंदी ऑडियंस के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि काजोल मराठी बोल सकती हैं, अंग्रेजी बोल सकती हैं, लेकिन हिंदी नहीं बोल सकती। ऐसी क्यों एलर्जी है काजोल को? प्रश्न यही है। देखिए काजोल, आपने साल 1992 में अपने करियर की शुरुआत की। आज आपको बॉलीवुड में 30 साल से ऊपर का समय हो चुका है। सैकड़ों फिल्में आपने की होंगी, इनमें से ज्यादातर फिल्में आपने हिंदी भाषा में की है। इसका मतलब यह है कि इन फिल्मों की वजह से ही आज आपका नाम है।
पूरा देश आपको जानता है, पहचानता है। हम भी आपकी कई फिल्मों के फैन रहे हैं, लेकिन आज काजोल से हमारा सीधा सवाल है कि 30 साल से हिंदी फिल्में करने के बाद आपको हिंदी से इतनी समस्या क्यों है? आपको जिस भाषा में बात करनी है ठीक है, लेकिन हिंदी को लेकर इतना एरोगेंस क्यों? जो रिपोर्टर दरअसल आपसे सवाल पूछ रहा था वो हिंदी बीट का रिपोर्टर था, उसकी ऑडियंस हिंदी भाषी है। आपने उसके सवालों पर उसको डांटने के लहजे में बात क्यों की? काजोल, क्या आप भी एक खास तरह की राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं? प्रश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो चल रहा है ना कि हेल्थो के टैबलेट टॉरिन और जिनसेंग दे 24 घंटे एक्टिव एनर्जी और 19 विटामिन्स एंड मिनरल्स बनाए फिट। हेल्थो के है प्योर वेजिटेरियन, हर एज में एक्टिव एनर्जी। हमने आपको प्रहार में दिखाई थी, आपको याद होंगी। और जरा उस तस्वीर से जोड़कर ये तस्वीर देखिए। क्या काजोल अब उसी राजनीति के रास्ते पर जा रही है? हिंदी ऑडियंस को अब क्या कहेंगी काजोल? जवाब तो चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है, आपको एक स्टार एक्ट्रेस बनाया है। आज उस ऑडियंस के सामने आपको जवाब तो देना होगा कि आप कैसे हिंदी बोलने से इतनी दिक्कत हो जा रही है आपको, सिर्फ एक सवाल पूछने पर। अरे आप मराठी बोल रही, अंग्रेजी बोल रही, हिंदी भी बोल लेती, या आपके ऊपर असर आ गया है वो मराठी हिंदी भाषी वाली लड़ाई का? आज पूरा देश काजोल आपसे ये जानना चाहता है कि 30 साल से ज्यादा समय तक बॉलीवुड में हिंदी फिल्में बनाने के बाद आज आपको अचानक हिंदी से इतनी चिढ़ क्यों होने लगी है? इसी हिंदी ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसी हिंदी ने आपको पैसा दिया है, शोहरत दी है, नाम दिया है, पहचान भी दी है, आपको इस काबिल बनाया कि आप वहां दर्जनों रिपोर्टर्स के सामने बैठकर बात कर सकें। लेकिन ये व्यवहार हिंदी को लेकर, आपका ये रवैया आज बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। काजोल को हिंदी बोलने पर गुस्सा क्यों आता है? हिंदी में फिल्में तो फिर हिंदी से चिढ़ क्यों? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। खुद काजोल के फैंस इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं कि जो काजोल अपनी हिंदी फिल्मों की वजह से देश दुनिया में जानी जाती हैं, आज उन्हें हिंदी बोलने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। आपल्याला साधेचा रोज जर का आला याबद्दल तुझं एक्सपिरियन्स काय मत आहे? मी डेफिनेटली करें, नो टू वेज अबाउट इट। काजोल ने हिंदी में जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे का हाव भाव बहुत कुछ कह गया। काजोल की आंखों ने यह बता दिया कि उन्हें अब हिंदी पसंद नहीं। काजोल की बॉडी लैंग्वेज ने साफ कर दिया कि वो हिंदी बोलने से खुद को असहज महसूस कर रही हैं। लेकिन जिस एक्ट्रेस को देश के करोड़ों हिंदी भाषी लोग पसंद करते हों, टिकट खरीदकर उनकी फिल्में देखते हों, वो तो सवाल पूछेंगे कि काजोल को हिंदी पसंद नहीं तो फिर हिंदी फिल्मों में काम क्यों? और भारत की इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद हिंदी भाषा का सम्मान करना वो क्यों भूल गई? हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा काजोल जी ने मराठी में अपना वक्तव्य दिया जो स्वागत योग्य है। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए, हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की धरती पर हैं तो मुझे लगता है कि हमें प्राथमिकता मराठी को ही देना चाहिए। बात भाषा की है तो भाषा के लिए तो सब स्वतंत्र है, लेकिन जो पत्रकारों के साथ जो बर्ताव किया है वो निंदनीय है। और जिस प्रकार से आज देश का वातावरण चल रहा है, पूरे देश में सभी भाषाओं को लेकर जो सम्मान संविधान में दिया गया है, उस संविधान को हमारी विचारधारा आगे भी बरकरार रखेगी और उसी के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आज काजोल का हिंदी को लेकर ये व्यवहार पूरे देश में हाईलाइट हो चुका है। काजोल का हिंदी पर ऐसा हाव भाव पूरे देश में सवालों से घिर चुका है। अब ऐसे में काजोल को सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो बात मराठी में बोली जा सकती है, वो ही बात हिंदी में बोले जाने से उन्हें क्या समस्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उम्मीद करेंगे कि काजोल हमारे सवाल का जवाब दें, क्योंकि बहुत सारे हिंदी सिनेमा के प्रेमी सुनना चाहते हैं कि काजोल, जो कि हिंदी फिल्मों की इतनी मशहूर एक्ट्रेस बन चुकी हैं, 30 सालों से काम कर रही हैं, वो क्या जवाब देंगी अपनी उन हिंदी ऑडियंसेस को जिसको करके ही वो सबके बीच स्टार बनी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात करें और धमकीबाज डोनाल्ड ट्रंप की अब खबर।
उनकी नई सनक के बारे में आपको बताते हैं, जहां उन्होंने भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% टैरिफ और लगा दिया, यानी कुल मिलाकर अब 50% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप भारत को झुकाने की कोशिश में अपने ही देश का नुकसान कराने में जुटे हुए हैं। भारत पाकिस्तान सीज फायर के उनके झूठे दावों को भारत ने मानने से इनकार किया है। ट्रंप की बौखलाहट उसके बाद पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया समझ रही है, और जब बात यहां तक पहुंच गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधा जवाब दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए उसकी प्राथमिकता उसके लोग और वो हर तरह की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है, यानी भारत झुकेगा नहीं। ये अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता एक तकनीकी हिस्सा है, टेक्निकल व्यू पॉइंट है, कितने वोटर, कितने लोगों ने वोट दिया, किस प्रकार वोटिंग हुई, वोट का तरीका किस प्रकार का है, उसको लेकर राहुल गांधी जी के मन में कुछ संदेह है। और दूसरा जो हिस्सा राहुल गांधी जी के आज के प्रेस वार्ता का है वो राजनीतिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने अनर्गल कहा है। मैं मानता हूं कि जो तकनीकी विषय हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट अर्थात चुनाव आयोग, मैंने अभी कुछ देर पहले मीडिया में भी देखा है, चुनाव आयोग ने भी कुछ जवाब दिया है। उस विषय में भी मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाऊंगा, क्योंकि वो अभी पब्लिक डोमेन में है। मगर तकनीकी विषयों को अलग रखते हुए एक वृहद विषय को लेते हुए, राजनीतिक विषय को लेते हुए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता हूं। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। दूसरी बात है, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की यह चरम सीमा है, और मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं तकनीकी विषय पे तो आऊंगा, मगर आज पहली आपत्ति मैं दर्ज करता हूं कि चुनाव में हार जीत ये लगी रहेगी। तो राहुल गांधी के बयान पर संबित पात्रा जवाब दे रहे थे, क्योंकि हार को लेकर वोट चोरी होने का दावा राहुल गांधी ने किया और उस पर कह रहे थे कि ये जीत हार में उलझकर इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। आगे बढ़ रहे, लौट रहे अपनी खबर पर। ट्रंप को लेकर हम बात कर रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा जवाब दे दिया है, सीधा इंडिकेशन दे दिया है कि आप कितनी भी डिक्टेशन दें, हम सुनने वाले नहीं हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। सुनिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं
व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। एक तरफ ट्रंप को इस बात से नींद नहीं आ रही है कि भारत ने उनके सीज फायर वाले दावे की हवा निकाल कर रख दी, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी उनकी बौखलाहट की वजह नंबर 2 हैं। एनएसए अजीत डोभाल रूस पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और सहयोग पर चर्चा की। और ट्रंप की बेचैनी अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस की यात्रा करने वाले हैं और खबर तो ये भी है कि पुतिन भी आने वाले हैं। तो अब आप समझिए कि उनकी बेचैनी दिन पर दिन बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तो उन्हें तब लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन भी पहुंच जाएंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक पीएम मोदी चीन में रहेंगे, जहां वो एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। और वो लाइव तस्वीरें देखने के बाद ट्रंप का ये जो मूड स्विंग है वो और ज्यादा दिख सकता है, और इस तरह के जो रिएक्शंस हैं रिवेंज वाले वो सामने आ सकते हैं। एक तरफ अजीत डोभाल और एस जयशंकर रूस की यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने वाले, पुतिन के भी आने की खबर है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद ट्रंप को डर है कि कहीं ग्लोबल फ्रंट पर उनके खिलाफ एक नया मोर्चा ना खड़ा हो जाए। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की ये जोड़ी कहीं उनके लिए ही खतरे की घंटी ना बजा दे, यही डर लग रहा है उन्हें। नया वर्ल्ड ऑर्डर अब कुछ इस तरह का होगा, जहां एक तरफ भारत, चीन और रूस साथ होंगे, दूसरी तरफ ट्रंप अकेले अपने टैरिफ का गुणा भाग कर रहे होंगे, और इसके जिम्मेदार खुद ट्रंप ही होंगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए। भारत के साथ देखिए ट्रेड डील के लिए भारत पर दबाव उन्होंने बनाया। भारत ने कहा कि अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत ने ट्रंप की बात को नजरअंदाज कर दिया। रूस से भारत लगातार तेल भी खरीद रहा है धमकियों के बावजूद, और अब चीन के साथ जो चीन पर टैरिफ लगाए ट्रंप ने, इकोनॉमी तबाह करने की धमकी अब चीन को वो दे रहे हैं। चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैक्स लगा दिया है। रूस के साथ रूस की जो स्थिति है वो भी समझ लीजिए। रूस के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, रूस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो अब भारत के साथ जो उनका रुख रहा है उसमें भी हमारी बहुत अच्छे से जवाब हमारी तरफ से दिया गया है। चीन के साथ जो रुख रहा है उसमें भी हमने अच्छा जवाब दिया है, और रूस ने भी अपनी रणनीति क्लियर कर ली है। तो एक तरफ सीज फायर पर ट्रंप 100 बार बोलते हैं, मोदी एक बार में ना कर देते हैं। ट्रंप रूस से तेल खरीदने को मना कर देते हैं, मोदी इस पर भी ना कर देते हैं। यहाँ ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी है कि भारत उनके सामने झुकने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ भारत ने स्पष्ट कर दिया है। क्या स्पष्ट किया है समझिए। अमेरिका का एक्स्ट्रा टैरिफ अनुचित और नाजायज है। ये आपको पूरा स्टेटमेंट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि भारत हर हाल में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका का फैसला ऐसे में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दूसरे देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। ये पूरा स्टेटमेंट बताता है कि हम बहुत क्लियर हैं और हम अपना स्टैंड ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शी जिनपिंग और पुतिन का ये त्रिकोणीय गठबंधन जो बन रहा है, ये ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि जब उनसे सेकेंडरी सैंक्शंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा चीन के साथ भी हो सकता है। सुनिए। It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मोदी, पुतिन और जिनपिंग के इस नए गठबंधन से बहुत घबराए हुए हैं, और ये घबराहट कई मायनों में सही भी है, क्योंकि टैरिफ विवाद पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा कह रहे हैं कि वो ट्रंप से बात नहीं करेंगे, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, वो शी जिनपिंग से बात करेंगे। तो ब्राजील भी अब भारत के पीछे पीछे चल रहा है, यानी आंखें दिखा रहा है अमेरिका को। और ये सब होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सारी दुनिया का पैसा उनके खजाने में इकट्ठा हो रहा है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप लिख रहे हैं कि आज की रात टैरिफ के फॉर्म में $बिलियन अमेरिका के अंदर आ रहे हैं। ये सपने जैसा है उनके लिए, लेकिन हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। हकीकत ये है कि ट्रंप के ऐसे फैसलों से न सिर्फ उनका नुकसान हो रहा है, बल्कि अमेरिका को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैसे, समझिए। अमेरिका पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। शेयर मार्केट्स में गिरावट हुई है उनके इस एटीट्यूड की वजह से। विदेशी प्रोडक्ट महंगे हो गए, लोगों के लिए दिक्कत हो गई है, और ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग कभी बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो अप्रूवल रेटिंग गिर गई है। अब वर्ल्ड फोरम पर हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनके साथ पुतिन और जिनपिंग खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। ये अभी वर्ल्ड ऑर्डर है, और एक तरफ पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है,
और ट्रंप से यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसके बाद वो बिना सोचे समझे कुछ भी टैरिफ लगाने की होड़ में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लीडर्स क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। लगा रहे हैं क्योंकि हमने रशिया से ऑयल लिया, इसलिए 25% और 25% पहले लगा दिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टैरिफ लगाइए आप, कई लोग लगाते हैं, कुछ कारण से लगाते हैं, पर ये आप मन में आता है उस टाइम जो करना है कर देते हैं। क्योंकि हमारे भी फार्मर्स को, एग्रीकल्चरलिस्ट को, मरीन वालों को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है कि भाई उनकी रोजी रोटी पे असर ना हो। बाकी तो आइए ना, कंपटीशन है, जहाँ जहाँ आपको काफ़ी ओपन स्पेस है काम करने की, और आज कर ही रहे हैं। हमारा व्यापार जब इतना बड़ा है तो कुछ तो कर ही रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक हमारा फ़ायदा है, लोग उसको नहीं देख रहे कि हमारे कई और मार्केट खुल जाएंगे। हमने CIS का मार्केट नहीं देखा, हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नहीं देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं देखा, हमने और यूरोपियन और दूसरे मार्केट नहीं देखे। तो जो वहाँ कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल्स है, जेम्स ज्वेलरी है, मरीन प्रोडक्ट है, एग्री प्रोडक्ट्स है, हम इस तरफ भी देख सकते हैं। वहीं ट्रंप की इस टैरिफ गिरी के खिलाफ सारा देश एक साथ खड़ा है। चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि यह भारत के लिए ही एक बड़ा अवसर है। सुनिए। कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ लगा दिया है भारतीय सामानों पे, तो ये बहुत लोग इसको आपदा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो भारतीयों के लिए आपदा नहीं अवसर है। पिछले दिनों अमेरिका ने आम को रोक दिया, आम नहीं आने दिया कि नहीं आम ठीक नहीं है, और इसका परिणाम स्वरूप पूरे भारतवासियों को इस वर्ष सबसे अच्छी आम खाने को मिला है। हमारे यहाँ स्वयं कई लोगों ने आम अपने बागानों से लेकर आए, चूंकि वो विदेश नहीं गया, और इतने मीठे आम कि अपने जीवन में इतना मीठा मैंने आम कभी नहीं खाया। इसलिए इसकी पूरे विश्व में मांग होगी। इसलिए ये आपदा नहीं है, बल्कि ये अवसर है अपनी गुण को दिखाने की, अपनी क्वालिटी को दिखाने की, जो परमात्मा ने हमें दिया। वहीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं होगा। देश की जनता कह रही है कि यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस मामले में भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उससे बाज नहीं आ रहे हैं। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, जब कोई देश खुद को सुपर पावर समझने की भूल करता है तो अक्सर वो हकीकत की जमीन से कट जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों में अब ना कोई वजन बचा है, ना ही सच्चाई। जिस टैरिफ की तलवार लहराकर वो भारत को डराने निकले, वो अब खुद उनकी अर्थव्यवस्था के गले की फांस बन चुकी है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check. ट्रंप की टैरिफ धमकी अंदर से खोखली है। ट्रंप का अर्थव्यवस्थाओं को झटका देने का ये दावा झूठा है। ट्रंप की भारत को झुकाने की ये कोशिश महज एक सपना है। My administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. We stopped a lot of fights. I think a very big one, frankly, a very, very big one was India and Pakistan. किसी कैसेट में फंसे रोल की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की कैसेट भी यहीं आकर फंस चुकी है। लेकिन भारत के सामने ट्रंप का वो हाल हुआ कि वो कहीं के नहीं रहे, और यही वजह है कि ट्रंप अपनी बौखलाहट को टैरिफ के सहारे निकालने की जुगत में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा चुके हैं। रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया टैरिफ। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से होगा लागू। ट्रंप को लगता है कि भारत उनके इस कदम से अपनी नीति बदल लेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चंद शब्दों ने उनके इरादों को साफ कर दिया है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा।
और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अमेरिका के एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बाद टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विस, सप्लाई चेन प्रभावित होंगे। ऐसे में अमेरिका पहुंचने वाले भारतीय सामानों की कीमत बढ़ जाएगी। वैसे भारत ने जब से अमेरिका पर पलटवार किया तब से ट्रंप तिलमिला उठे हैं, लेकिन जब ट्रंप से रूस के साथ अरबों के कारोबार पर सवाल पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. अब ट्रंप टैरिफ चक्रव्यूह में खुद घिरते नजर आ रहे हैं। वैसे भारत ने अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ को अन्यायपूर्ण करार दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी फैसला है। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ट्रंप की ये नाइंसाफी उन्हीं पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप का ये टैरिफ वॉर सबसे ज्यादा अमेरिका वासियों को ही नुकसान पहुंचा सकता है और इसकी एक झलक वहां के बाजार में दिखने भी लगी है। अमेरिका में नौकरियों का संकट गहरा चुका है। 2025 में 8 लाख लोग नौकरी से निकाले गए। कोविड के बाद एक साल में सबसे ज्यादा, टेक्नोलॉजी और सरकारी सेक्टर में सबसे ज्यादा छटनी। अप्रैल के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 37,000 नौकरियां गई। नई नौकरियां देने के मामले में भी गिरावट। अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.2% पहुंची। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि ट्रंप का ये टैरिफ टैंट्रम सबसे ज्यादा अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अपने अहंकार में डूबे डोनाल्ड ट्रंप को ये आंकड़े शायद दिखाई नहीं देते, या फिर वो इन्हें देखना ही नहीं चाहते। भारत पर टैरिफ लगाना मतलब भारत से अमेरिका पहुंचने वाला सामान महंगा होना, और अगर अमेरिका में भारतीय सामान और महंगा होता है तो क्या अमेरिका के आम लोग इस महंगाई को झेल पाएंगे? अमेरिका में महंगाई बम फूटा है। जहां जून 2025 में कीमतें 2.6% बढ़ी, इंपोर्ट गुड्स की कीमतें बढ़ी हैं, कपड़े और फुटवेयर महंगे हो रहे हैं, बड़े ब्रांड्स पर कीमत बढ़ाने का दबाव है, गाड़ियां, घर सब महंगा हो रहा है। टैरिफ से मिडिल क्लास को $22,000 का नुकसान हुआ। यानी ट्रंप का टैरिफ बम उन्हीं के देश में जाकर गिरा है। लेकिन ट्रंप है कि भारत की तरफ ही दूरबीन लगाकर बैठे हैं, जबकि सच तो ये है कि जब वो टैरिफ की बीन बजा रहे हैं तब उनका देश महंगाई से जल रहा है। दूसरी तरफ भारत विकास की टॉप रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, जो फिलहाल किसी की सुनने के मूड में नहीं है। हालांकि अमेरिका के साथ रिश्ते ना बिगड़े, इसको लेकर भी उन्हें चेताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर की अब बात करेंगे बात धराली की, जहां पहाड़ों की गोद में मातम पसरा है। बादल फटने के बाद धराली तबाही की जद में है। हर तरफ मलबा, टूटे रास्ते और अपनों की तलाश में भटकती उम्मीदें हैं। किसी की आंखें भर आती हैं तो किसी का इंतजार और लंबा हो जाता है। प्रशासन से लेकर सेना तक जुटी हुई है। धराली में जिंदगी अब भी मलबे से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों के जरिए सबसे पहले वहां के हालात आपको दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत तस्वीरों से ही कर रहे हैं। धराली में गंभीर हालत के बीच भारतीय सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर उतरा। जवान और भारी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन की संयुक्त मुहिम यहां तेजी से चल रही है। तस्वीर आप चिनूक हेलीकॉप्टर की ही देख रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के साथ राहत सामग्री ले जाई जा रही है, और ये बहुत जल्दी 10-10 मिनट के अंतराल पर किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। तीसरा दिन हो चुका है आपदा के बाद, और लगातार ये देखिए कैसे राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं कि जैसे ही चिनूक पहुंचता है, उसके बाद 35 लोगों का रेस्क्यू जो किया गया था उन्हें ले जाया जाता है। तो ले जाने के लिए भी लोगों को रेस्क्यू के बाद चिनूक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये जो प्रोसेस है ये बहुत लेंदी ना हो। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं चिनूक पहुंच चुका है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित लाया गया, उन्हें ले जाया जा रहा है। ये वो तस्वीर है। वहीं उत्तरकाशी आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बीआरओ अधिकारियों के साथ राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन पर उच्च स्तरीय बैठक की है। ये बैठक की आप तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन और सरकार की प्राथमिकता यही है कि लोगों को बचाया जा सके। इस बीच मताली
3 days 2 nights 3 days ऑलरेडी डन 3 days 2 nights से ऑफिस में ही हूँ फुल बर्नआउट बीच वेकेशन फुल चिल आउट इंक्रीमेंट मिला इतना थोड़ा भूखना वाला घोड़ा 40 लाख से भी ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होटल्स कमाल के प्राइसेस करो स्ट्रेस की छुट्टी चल रहा है। ये मताली एयरपोर्ट की भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मताली हेलीपैड, मताली हेलीपैड से एनडीआरएफ जवान रवाना हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। मताली हेलीपैड से एनडीआरएफ की टीम डॉग स्क्वाड के साथ हर्षिल ग्राउंड 0 के लिए रवाना हो गई है, जिससे लोगों को खोजा जा सके। हमारे सहयोगी रतन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त मताली हेलीपैड पर मौजूद हूँ और मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर पर जूम करके दिखाइए। इस हेलीकॉप्टर में एसडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। यहाँ पर स्क्वाड जो डॉग है वो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं, उनको लेकर जाया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर यहाँ पर एनडीआरएफ का डॉग यहाँ पर मौजूद है और इसके अंदर एनडीआरएफ की टीम है। ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरने वाला है। उड़ान भरते ही ये हेलीकॉप्टर सीधे हर्षिल पहुँचने वाला है। इसके अंदर देखें, आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर आपको डॉग उनका मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये डॉग को लेकर के, इसको डॉग को लेकर के एनडीआरएफ की जो टीम है ये रवाना हो चुकी है। ये टीम रवाना हो चुकी है। ये देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मताली हेलीपैड है, यहाँ से एसडीआरएफ एनडीआरएफ जहाँ रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, उसके साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम जो लोग गंगोत्री में फंसे उनको भी यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। तो मताली हेलीपैड से आप देख रहे थे डॉग स्क्वाड रवाना किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला भी गया है। वो तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जहां लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये देखिए, लोगों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें लाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। जो चोटिल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मेडिकल एड दी गई है। यहाँ आपको सेना भी दिखाई दे रही है। देखिए कैसे एक एक करके जो लोग इस मलबे में फंसे थे उन्हें निकाला जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ रहती थी। ऐसे में अभी भी जिंदगी की तलाश चल रही है। इस बीच आपको बताएं कि सीएम धामी मताली हेलीपैड पहुंचे और धराली से रेस्क्यू किए गए लोगों और रेस्क्यू टीमों से भी उन्होंने मुलाकात करके जाना है कि काम कितनी तेजी से चल रहा है, क्या स्थिति है। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए दुर्गम इलाकों में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स लगातार एक्टिव है और जैसे ही मौसम खुलता है, क्योंकि अभी भी बारिश का मौसम है, ऐसे में जैसे ही मौसम खुलता है तुरंत रेस्क्यू तेज कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर की आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भी घायल जवानों का इलाज चल रहा है, क्योंकि जब ये घटना हुई थी उसके बाद जवानों को वहां डिप्लॉय किया गया था। उस दौरान भी कई जवान भी चपेट में आ गए थे, तो ऐसे में घायल जवानों का भी इलाज चल रहा है। हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू की तस्वीर पहले आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, कि सेना लगातार लगी हुई है। चिनूक की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, हर तरह से हर मुमकिन कोशिश जो हो सकती है लोगों की जिंदगी बचाने की, वो यहाँ की जा रही है और तीसरा दिन है। इस बीच आपको बताएं, घायल जवानों का इलाज भी चल रहा है। धराली में बादल फटने के बाद रेस्क्यू के दौरान दूसरी बार आए सैलाब की चपेट में जवान आ गए थे। उत्तरकाशी से रतन की ग्राउंड रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं उत्तरकाशी के जिला अस्पताल की है। मुख्यमंत्री धामी भी यहाँ पर आर्मी के जवानों से मुलाकात कर मिलकर गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आर्मी के जवान हैं वो यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर यहाँ पर है हर्षिल की। अगर बात की जाए तो हर्षिल जहाँ पर जगह, वहाँ पर आर्मी के जवानों का हेलीपैड था, वो स्थान था। वहाँ पर आपदा जब आई थी तो हमारे जो जवान हैं वो भी यहाँ पर घायल हो गए थे। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम सर? हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, क्या कुछ उस दिन हुआ था? क्या कुछ आपके साथ अचानक वहाँ पर घटना घटी, एकदम सैलाब आया? हम दराली में रेस्क्यू के लिए जा रहे थे। वहाँ बाढ़ आ रखी थी तो रेस्क्यू करने जा रहे थे, सिविल लोगों को बचाने के लिए। तो हम जैसे वहाँ जा रहे थे, रास्ते में अचानक से बहुत तेज़ पानी आया, बाढ़ आई, तो हम भी बह गए साथ ही। अच्छा, आप सभी लोग रेस्क्यू के लिए जा रहे थे? हाँ, जा रहे थे तो अचानक से रेस्क्यू करते समय अचानक दोबारा आ गया। तो मलबा कितनी बार आया आपकी जानकारी के अनुसार? तो दोबारा तो आया था उस टाइम, तो फिर हम बह गए थे, हमें नहीं पता उसके बाद। उसके बाद लगातार फिर आप लोगों का रेस्क्यू किसने किया है? रेस्क्यू वहाँ पे हमारे आर्मी के बंदे थे, उन्होंने ही निकाला। जब धराली में आपदा आई थी, आर्मी के जवानों को मालूम चला कि आपको जाना है, रेस्क्यू करना है, और ये जवान उस समय रेस्क्यू के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन दोबारा से फ्लड आ गया, दोबारा से आपदा आ गई। यानी कि जो आपदा थी लगातार अलग अलग चरणों में आई, 6 बार वहाँ पर मलवाया, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद इनको भी मालूम नहीं कि क्या वहाँ की कंडीशन रही, लेकिन फिर भी इनके जो जवान थे उन्होंने इनको वहाँ से सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाया।
इस बीच मुख्य सचिव ने राज्य आपातकालीन केंद्र से उत्तरकाशी समेत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा भी की और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। आप समीक्षा बैठक की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पूरी रिपोर्ट ली जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है और कहां कितनी जरूरत है उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट के लिए तय किया जा रहा है। तो धराली आपदा में सब कुछ गंवा चुकी अंजलि पवार को अब भी अपने पति सत्येंद्र की तलाश है। वायरल वीडियो जो सामने आया था जिसमें घायल अवस्था में रेंगते दिखाई दे रहे थे उनके पति, वो 3 दिन बाद भी अब तक घर नहीं लौटे हैं। ऐसे में उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। अंजलि पवार जी, विस्तार से बताइए, आपको क्या आपका क्या था वहाँ धराली पर, क्या आपको जानकारी मिली? वहाँ पे हमारा होटल है, बाग बगीचे सब हैं हमारे। अचानक में बाढ़ आई, जिस समय बाढ़ आई उस समय मेरे पति से मेरी बात हो गई थी कि वो कह रहे थे कि मैं कैसे बचूं। फिर वो दूसरी मंजिल में चढ़े, दूसरी मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगा के वो रेंगते हुए बाहर आए और जिस समय बाहर आए उस समय तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था, मेरे को बोल दिया था कि मैं बाहर आ गया हूँ, बच गया हूँ। उसके बाद से मेरे उनसे ना कोई बात हो रही है ना संपर्क हो रहा है। मैं मतलब उस दिन से परेशान हो रही हूँ कि उनकी मतलब इतनी वीडियो देख रही हूँ, इतना वो मतलब उसमें दिखा रहे हैं ITV वाले। Honda CB350 RS. Live your stories. मलबे के भीतर दफन जिंदगियों को खोजा जा रहा है। रेस्क्यू टीम जिंदगी की तलाश में पत्थरों को चीर रही है। कैसे हर पल कीमती है और हर आहट में उम्मीद बाकी है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। धराली में बादल फाड़ तबाही के बाद जिंदगी बचाने की जंग जारी है। सेना, NDRF और SDRF की ओर से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। खुद सीएम धामी पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं, लगातार बैठकें ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को अपनों की तलाश है। वो अपने जो धराली में बादल फटने के बाद से लापता है, जिनसे उनके परिजनों की कोई बात नहीं हो पा रही, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। धराली की आपदा ने बहुत जख्म दिए हैं, पूरा देश देख रहा है, रेस्क्यू भी चल रहा है। ये धराली की मातृशक्ति है। पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तमाम वो मातृशक्ति हैं जिनके पति, भाई, देवर वहाँ पर व्यवसाय करते थे, अपना काम करते थे। इन्हें पता भी नहीं है कि इनके अपने वहाँ पर किस हालत में हैं। आपकी कब से अपने लोगों से बातचीत नहीं हुई है? 2 सेकंड हुए उसी दिन, परसों। अच्छा। जिस दिन वो आए 1:30 बजे के आसपास, उसके बाद कोई कॉन्टेक्ट नहीं। जिस दिन आपकी बातचीत, उस दिन आपदा से पहले या आपदा के बाद? आपदा जब आ रही थी, भाग रहे थे, बस ये बोला कि वहाँ बाढ़ आ गए, वो खुद होश में नहीं थे, भाग रहे थे। उसके बाद कुछ बातचीत नहीं। सरकार से चाहते हैं कि उनकी खोजबीन हो? खोजबीन हमें हमारे लोग यहाँ चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो बचे हुए वो यहाँ आए, बस बाकी हमें नहीं चाहिए कुछ। आपके कौन लोग? हमारे पति भी हैं, सब हैं, जेठ है, जेठानी है, सब ऊपर ही फंस रखे हैं, उनको नीचे ला दो आप। स्थानियों के डर की वजह ये भी है कि आपदा के बाद धराली में कुछ नहीं बचा है, बचे हैं तो सिर्फ चारों ओर तबाही के निशान। हालांकि रेस्क्यू टीम अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाकर लोगों की तलाश में जुटी है। अभी हमें ये उम्मीद है शायद कि हमारा हर कोई अपना बच्चा होगा, हमें अभी ये उम्मीद है, लेकिन उम्मीद हमारी सारी खत्म है जब नेटवर्क ही नहीं है। बिना नेटवर्क के हमारा कोई संपर्क नहीं है। बस हम हाथ जोड़ के हमारी सरकार से विनती है, जो भी है वहाँ पे उनको सुरक्षित हमारी दरअसल धराली में रेस्क्यू टीम के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तेज रफ्तार से बहती खीरगंगा नदी का पानी है, तो दूसरी तरफ मलबे से बना दलदल। SDRF की टीम कई किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ों के रास्ते यहाँ पहुँची है। हालात ये हैं कि गीली मिट्टी में चलना बेहद मुश्किल है, इसीलिए टिन की चादरें बिछाकर रास्ता बनाया जा रहा है। उत्तरकाशी से धराली तक कई जगहों पर सड़कें वॉश आउट हो गई हैं, जिसे देखते हुए प्लान B पर काम किया जा रहा है। प्लान B के तहत ही रेस्क्यू फोर्सेस को हवाई मार्ग से ग्राउंड जीरो तक पहुंचाया जा रहा है। DM और SP मौके पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। वहाँ पे SDRF, NDRF सबके लगभग 400 से ज्यादा लोगों की टीम वहाँ पर मौके पे उपस्थित है। वहाँ पे रेस्क्यू और खोज के कार्य चल रहे हैं। जितनी रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं उसका फुल एक्सप्लॉयटेशन करके हम जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत अब तक 270 से ज्यादा लोगों को हर्षिल लाया जा चुका है, जिसमें गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7,
असम और कर्नाटक के 5-5, तेलंगाना के 3 और पंजाब से एक व्यक्ति शामिल है। एक तरफ तो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आसमानी सैलाब ने पूरे गांव की सूरत बदल कर रख दी है। पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया है। धराली में बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा है। पूरे इलाके में बड़े बड़े बोल्डर दिख रहे हैं, जिन्हें हटाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धराली तक अब रास्ता खुल गया और जिंदगी की तलाश में लगातार रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। उत्तरकाशी के बटवाड़ी से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तो भाटपाड़ी का वो मुख्य मार्ग जो देखिए धराली की तरफ जाता है, गंगोत्री का ये मुख्य देखिए मार्ग भी है। अब फिलहाल देखिए रास्ता ये खुल गया है। तमाम ये जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये जवान बीआरओ की देखिए टीम जो यहाँ पर लगातार लगी रही, क्योंकि बीआरओ के अधिकारी लगातार यहाँ पर मौजूद रहे ये बताने के लिए कि लगातार हमारी टीम भी जुटी है और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे लोगों तक पहुंचे। अब हम उन्हीं रास्तों से चल रहे हैं जिधर देखिए मेरा पैदल चलना भी कल के दिन जो है मुमकिन नहीं था। अब वहां से देखिए वॉक करके अब हम जा रहे हैं। ये रास्ता अब देखिए फिलहाल ये खुल चुका है। जो रास्ते देखिए कल से बंद पड़े थे, रिपब्लिक भारत आपको सबसे पहले उस सड़क की तस्वीर अब देखिए दिखा रहा है। जो रास्ता अब देखिए खुलने लगा है। देखिए पीछे हमारी गाड़ी भी है। देखिए हमारे चैनल की गाड़ी में आपको जो इसके पीछे लगी और सभी गाड़ियां जो यहाँ से देखिए आगे की तरफ अब आ रही है। देखिए हालांकि दलदल है, रास्ता देखिए बड़ा ये कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ पहुंचेंगे ताकि धराली के जो महाप्रलय की जो विनाश लीला जो थी, जो तस्वीरें थी, वो हम आप तक पहुंचाएं। उत्तरकाशी में जिन रास्तों से कभी आवाजाही होती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है। ग्राउंड जीरो से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कैसे रेस्क्यू टीमें मलबे में रास्ता अब तलाश रही, कैसे बीआरओ समय से पहले नया पुल खड़ा करने की चुनौती से जूझ रही है। देखिए रोड की कनेक्टिविटी कैसे धराली जाने के लिए इस समय खत्म हो चुकी है, वो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। देखिए बहुत अहम ये तस्वीरें। अब यहां से आगे जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि भागीरथी नदी कहां से निकलती है वो देखिए रास्ते में आपको दिखा रहा हूं और उसका तेज प्रवाह देखिए कैसे इस पूरी देखिए सड़क को ध्वस्त कर दिया इन लहरों ने। वो देखिए आप तेज प्रवाह अभिषेक दिखाइए सामने, बहुत अहम ये तस्वीरें। और इस तेज प्रवाह ने ऊपर आप देखिए धार कितनी तेज है उस ऊपर से बहते पानी की, और ये देखिए बीच में ये पूरी खाई और ये पूरा कनेक्ट करने वाले ये फ्लाईओवर धराली रोड को जो पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। इस देखिए तबाही के मंजर में कई लोगों की जान चली गई। वहां आप देख पा रहे होंगे बॉर्डर रोड, मेक वे फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, वहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है। बीआरओ अब इस रोड को बनाने की दिशा में अब काम कर रही है। तो धराली में लगातार रेस्क्यू चल रहा है, वहां से तस्वीरें हम आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भी आज एक दुखद खबर आई है, जहां ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवानों की एक गाड़ी जो है खाई में गिर गई है। हादसा इतना भीषण था कि 2 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कई जवान बुरी तरह से घायल हैं। कुछ की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। सीआरपीएफ की गाड़ी दरअसल खाई में गिर गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। 4 घायल सीआरपीएफ जवानों को एयरलिफ्ट करके उधमपुर के आर्मी कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये एयरलिफ्टिंग की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 4 सीआरपीएफ जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। इसको लेकर संदीप भट्ट एएसपी उधमपुर क्या कह रहे हैं, सुनो। एक्सीडेंट तो हुआ कदवा में। सीआरपीएफ की एक गाड़ी जो है बंकर अपने ऑपरेशनल ड्यूटी से वापस आ रही थी एंड मेट विद एन एक्सीडेंट। तो अनफॉर्चुनेटली 2 जवान्स आर फेयर डेड एंड 16 अदर्स आर इंजर्ड, और जिसमें से कोई 8 लोग क्रिटिकल हैं, जिसमें 3 लोग एयरलिफ्ट करा के कमांड हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, 6 मोर और ऑन वे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं लव जिहाद के खौफनाक जाल की। मध्य प्रदेश की राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक एक ही साजिश, एक ही पैटर्न, नाम बदला, पहचान छुपाई, भरोसे की चादर ओढ़कर बेटियों को फंसाया गया। और अब जो आंकड़े विधानसभा में सामने आए वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। खतरा आंकड़ों की शक्ल में दस्तक दे चुका है, लेकिन शायद अभी भी नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले पूरी खबर आपको डिटेल में बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए हुआ क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार अब लव जिहाद के केसेस सामने आ रहे हैं। बीजेपी विधायक ने विधानसभा में आंकड़ों को लेकर सवाल पूछा था। विधायक आशीष शर्मा के सवाल के जवाब में डेटा पेश किया गया। बताया गया कि बीते 4 सालों में लगभग 283 प्रकरण लव जिहाद के दर्ज किए गए। ऑन पेपर्स हैं, सोचिए कितने तो दर्ज किए भी नहीं जाते हैं। इन मामलों में से वर्तमान में 197 प्रकरण लंबित हैं, पेंडिंग है। सबसे ज्यादा मामले इंदौर और भोपाल से सामने आए, और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर से मामले रिपोर्ट भी नहीं किए जाते।
देखिए, प्यार के नाम पर सुनियोजित जाल और फिर एक ऐसी तानाशाही सोच जो धर्म के नाम पर इंसानियत को गिरवी रख देती है। मासूमियत को विश्वास का नाम देकर, पहचान छुपाकर और फिर उसे छल देने वाली एक गहरी साजिश में बदलने की ये कहानी अब निजी नहीं, सार्वजनिक चेतावनी बन चुकी है। क्या ये अकेली घटनाएं हैं या किसी गहरे नेटवर्क की परछाई, और क्या समाज ने इन संकेतों को अब तक अनदेखा किया है? दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी विधायक आशीष गोविंद शर्मा ने सवाल पूछा था कि 2020 से अब तक मध्य प्रदेश में लव जिहाद के कितने मामले सामने आए हैं, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में बताया कि 2020 से लेकर अब तक प्रदेश में लव जिहाद के 283 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें 18 से कम उम्र की 73 किशोरियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं। सबसे ज्यादा 55 मामले इंदौर में दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए हैं। इंदौर में जिम ट्रेनर हो, भोपाल में भी इस तरह के लोग हों जो हमारे हिंदू बेटा बेटियों को नशे की गिरफ्त में फंसा रहे हैं। इतना महंगा नशा वो कहां से लाते हैं, कौन उनको पैसा मुहैया कराता है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। साथ ही साथ जो लव जिहाद के नाम पर अपनी पहचान छुपाकर बेटियों के साथ अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में होगी। हालांकि एमपी के सीएम मोहन यादव ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि मध्य प्रदेश धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम 2021 जो 27 मार्च 2021 से लागू है, राज्य को धोखे या दबाव में कराए गए धार्मिक धर्मांतरण, विशेषकर कमजोर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसे लागू करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने 4 मई को एक राज्य स्तरीय विशेष जांच टीम भी बनाई है और इसका मकसद है कि कानून को सख्ती से लागू किया जा सके। कोर्ट में लगभग 7 या 8 मामलों में दोष सिद्धि हुई है। कुछ मामले अभी साक्ष्य पर लगे हुए हैं। लगभग 275 के आसपास, 80 के आसपास मामले मध्य प्रदेश के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए। आप इस कानून के आने से पहले देख लीजिएगा मध्य प्रदेश के थानों में क्या लव जिहाद को लेकर कोई मुकदमा पहुंच पाता था। आज समाज में भी एक जागरण हुआ है। सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन इस तरह के मामलों में पीड़ित परिवार की आवाज बनकर उभर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मोहन यादव जी की सरकार ने SIT का गठन किया। इस तरह के मामले की निगरानी अब एक विशेष पुलिस जांच दल कर रहा है। सरकार लव जिहाद को लेकर एक्शन में है, लेकिन कांग्रेस विधायक इस मामले को लेकर मोहन सरकार पर सवाल उठाते सुनाई दिए। आरोप लगाया गया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की कथनी और करनी में क्या अंतर रहता है। इन मामलों को सस्ती लोकप्रियता के लिए भाजपा उठाती है, अधिनियम बनाती है, लेकिन फिर इन मामलों की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जो पुलिस के द्वारा जो ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें भाजपा सरकार विफल हो गई है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर सियासत गर्म है, तो वहीं कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लव जिहाद के नए मामले सामने आए हैं, जिस तरीके से उन मामलों को रैकेट बनाकर अंजाम दिया जा रहा है, एक ही तरीके की मॉडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है, उससे साफ है कि लव जिहाद गैंग एमपी को अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं, उन्हें अब आपको सुनवाते हैं। तो हमारी ही सरकार ऐसी थी जो धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहादियों के खिलाफ कानून बनाया है। हम किसी भी कीमत पर लव जिहादियों को बख्शेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। नाम बदलकर, माथे पर तिलक लगाकर, हिंदू बनकर, महीने 6 महीने उनसे दोस्ती बढ़ाकर, उनका विश्वास जीतकर, फिर उन बहन बेटियों के साथ गलत तरीके से वीडियो बनाकर फिर उसको ब्लैकमेलिंग करना, ये इन लव जिहादियों का अपराध है। ऐसे लव जिहादियों के खिलाफ हमारी सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई पर मुस्तैदी के साथ है। तो कार्रवाई हो रही है और मुस्तैदी के साथ हो रही, आंकड़ों के साथ एमपी सरकार ने ये भी बता दिया है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।
विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां